क्या होगा जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमेरिका विरोधी नेता, जिसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग आपस में मिलेंगे? तो इसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी? क्या पूरे विश्व में कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं जिसकी वजह से मतलब पूरे विश्व का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है? इससे ये बात भी पता चलती है कि अगर नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग हैं, उधर जो व्लादिमीर पुतिन है और शी जिनपिंग जो हैं चीन के, वो अगर आपस में मिल जाएंगे तो ये विश्व की एक बड़ी शक्तियों के रूप में उभर है। तो दूसरी तरफ है अमेरिका। अमेरिका इसे अकेला पड़ सकता है। तो दोस्तों ये न्यूज़ आ रही है कि ये जो किम जोंग उन है एंड जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके द्वारा जो चीन में अभी जो एक सैन्य अभियान होने जा रहा है, मतलब कि सैन्य की जो एक उन्होंने वहां पर अपने एक समिट रखा हुआ है, उसमें ये लोग ज्वाइन करेंगे। मतलब कि ये दोनों लीडर जो है नेता उनमें ज्वाइन रहेंगे। ये जो चीन में 3 सितंबर को 2025 को ये एक प्रमुख सैन्य परेड होने वाली है। इसमें विश्व के सैन्य नेता भाग लेंगे। परेड को आधिकारिक रूप से एक विजय दिवस बताया जा रहा है, यानी कि ये माना जा रहा है कि ये चीन का एक विक्ट्री डे है। इसको एक सैन्य परेड के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें इनके अलावा और भी बड़े बड़े नेता शामिल रहेंगे। ये जो है दूसरे विश्व युद्ध के अंत की और चीन के जापान के ऊपर एक जो विजय हासिल की है उसकी 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी कि 18th जो एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये बड़े लीडर जो इसमें शामिल होंगे। ये जो पूरा प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम किया जाएगा बीजिंग के तियानानमेन के ये स्क्वायर में होगा। ये एक प्लेस है बीजिंग की, वहाँ पर होगा और लगभग ये 70 मिनट तक चलेगा, यानी कि 2 घंटे और 10 मिनट तक इसको 1 घंटा और 10 मिनट तक ये चलेगा। इससे पता चलेगा मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो मतलब मुद्दे रहेंगे, इसमें अलग अलग मुद्दों पर बात की जाएगी। तो ये जो उत्तर कोरियाई नेता है किम जोंग उन और जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ये ईरान के प्रतिनिधियों के साथ शामिल होंगे। यानी कि आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये एक काफ़ी इसको बोला जाता है, ये जैसे जो चंगेज़ खान थे उसका ही भाई या उसका ही एक रूप माना जाता है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं। अब ये जब इसमें शामिल होंगे, अब देखिए इनका रुख क्या रहेगा, ये किसके दुश्मन है, ये किसके साथी हैं, ये किसके मित्र हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल में ये अपने जो गठबंधन है रूस और चीन के साथ मिलाने के लिए तैयार, और यानी कि अपने रूस और चीन के साथ अपने गठबंधन बनाना चाहते हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन जो है विदेश यात्रा में ये इनकी दुर्लभ भागीदारी रहती, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा कोई भी विदेश यात्रा नहीं की जाती। अगर आज का हम डेटा रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आज भी ये काफ़ी लंबे समय बाद ये विदेश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भी इनके साथ शामिल होंगे। इसके अलावा जो ईरान राष्ट्रपति हैं मसूद पेशिकियन, या फिर वहाँ के जो उच्च सर्वोच्च प्रतिनिधि रहेंगे, यानी कि वहाँ के जो मेन लीडर रहेंगे ईरान के, जिसमें आयतुल्ला खामेनेई आते हैं, या फिर वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उनके द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। ये पूरा जो प्रोग्राम रहेगा उनकी कार्यवाही में किया जाएगा। अब देखिए इससे ये बात सामने आती है कि ये आखिर परेड उन्होंने क्यों की है, या फिर मतलब ये कहा तो ऐसा जा रहा है कि ये एक विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि मतलब जापान के ऊपर चीन ने जब 80 साल पहले एक मतलब जीत प्राप्त की थी, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो जो जापान जिस साइड था वो हार चुके थे और दूसरी साइड जो चीन था जहाँ पर वो मतलब वो विनर रहे थे। तो अब उसको सेलिब्रेट करने की ये हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुल 26 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। ये व्यापक भागीदारी परेड के कूटनीतिक महत्व को उजागर करती है कि कहीं ये सभी देश आपस में मिलकर अमेरिका के खिलाफ तो नहीं हो रहे, या फिर पश्चिमी देशों के खिलाफ कोई ऐसी रणनीति तो नहीं तैयार कर रहे जिससे जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है या फिर बाकी जो पश्चिमी देश हैं उनको खतरा होने वाला है। अब ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि इसके क्या रिजल्ट रहेंगे। अभी जो फिलहाल ये न्यूज़ आ रही, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और जो मलेशिया के प्रधानमंत्री ये भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेंगे, या फिर बीजिंग के जो भी एक प्रयास है उसका एक नतीजा है कि जो बीजिंग है, यानी कि जो जो वहाँ के
चीन के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, उनके द्वारा जो दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो सिंगापुर जैसे बाकी जो देश हैं उनके भी निचले सत्र के जो प्रतिनिधि, यानी कि मेन लीडर तो नहीं लेकिन उनके जो भी प्रतिनिधि रहेंगे छोटे मोटे, उनको यहाँ पर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो म्यांमार के सैन्य शासक है वहाँ पर मिन आंग ह्यांग, वो भी एक इस सम्मेलन में भाग लेने वाले और चीनी व्यापार या सहायता पर ये ज़्यादा निर्भर है। ये भी इनमें भाग लेंगे। जो भी चीन के साथ जितने भी देश व्यापार करते हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। इसमें यूरोपीय संघ के अधिकारियों की संख्या कम रहेगी, यानी कि सिर्फ एक जो यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन के नेता जो है स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, वो भाग लेंगे, जबकि जो बुल्गारिया हंगरी अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। इट मीन्स कि इस सम्मेलन में जितने भी देशों के लीडर्स भाग लेंगे तो उनके बीच कुछ ऐसी रणनीति या कूटनीति सामने आने वाली है, मतलब कोई ऐसी पॉलिसी वगैरह बनाने वाले हैं जिससे बाकी देशों को हो सकता है फायदा हो, या फिर ये अपना फायदा करने के लिए बाकी देशों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा जो चेक रिपब्लिक है, यानी कि चेक राष्ट्रपति मिलोस चेमान ने, उन्होंने 2015 में जो परेड हुई थी, ये चीन में ही हुई थी, उसमें भाग लिया था। और पोलैंड, फ्रांस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, यूके, ये सभी संसदीय अध्यक्ष या इन्होंने अपने जो सरकारी दूत होते हैं उनको भेजा था इस परेड में। अब देखिए, यूक्रेन पर जो रूस के आक्रमण ने किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन को करीब ला दिया, यानी कि रूस जो है उधर यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। तो उसी बीच ये जो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, जो नॉर्थ कोरिया के नेता हैं, ये पुतिन के साथ आ चुके हैं। यानी कि इन दोनों का जो रुख अगर हम कहें, यानी कि इन दोनों की जो हम बात कहें, अभी जो इनके विचार है वो एक साथ मिलते जुलते, हो सकता है ये दोनों आपस में मिलकर कुछ बड़ा धमाका करने की तैयारी में हो। इसके अलावा इस पूरे जो भी अभ्यास या परेड रहेगी, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? रूस के यूक्रेन युद्ध के लिए समर्थन किया जाएगा। अब देखिए, उत्तर कोरिया ने तोपखाने के गोले और जो सैनिक प्रदान किए हैं। अब देखिए, जो नॉर्थ कोरिया वो रूस की हेल्प करता जा रहा है, उन्होंने अपने जो भी वहाँ पर सैन्य सहायता भेजी थी। इसके अलावा जो भी मध्य पूर्व में संघर्ष चल रहा है उसमें जो ईरान की भूमिका और जो प्रतिबंध है उस पर बचाव करने की इस पर बातचीत की जाएगी। यानी कि ईरान और जो इजराइल का अभी हाल ही में युद्ध हुआ था, उसको लेकर भी कुछ ऐसे बातें मतलब सामने आएंगी, या फिर ईरान की जो भी ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी ऊर्जा एजेंसी उसके द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, कि ये न्यूक्लियर जो भी न्यूक्लियर ऊर्जा उसको नहीं बना सकते या फिर न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसी बीच जो ईरान है वो भी इनके सामने शामिल हो सकते हैं इनके साथ। यानी कि अब अगर हम बात करें तो ये मेन जो लीडर हैं जो कि अमेरिका के बिल्कुल ऑपोजिट कंट्रीज हैं, जैसे कि ईरान है, चीन है, रशिया है और उधर नॉर्थ कोरिया, तो ये सभी चारों लीडर्स आपस में मिलने वाले हैं। अब इनके मिलने पर क्या बड़ा धमाका होने वाला है या फिर क्या बड़ी बात सामने आएगी, ये हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, उत्तर कोरिया का जो परमाणु कार्यक्रम है और जो मिसाइल परीक्षण है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। और सबसे बड़े लेवल पर अगर हम देखें तो पश्चिमी विरोधी जो गठबंधन निर्माण होगा यहाँ पर, यानी कि जो वेस्टर्न ऑपोजिशन जो भी लीडर्स हैं उनका आपस में गठबंधन किया जाएगा, जिसमें जो अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए जो आर्थिक सहयोग है वो भी शामिल रहेगा। यानी कि अमेरिका के द्वारा जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं जितने भी देशों पर, उनके लिए जो आर्थिक सहयोग ये देश आपस में आर्थिक सहयोग करेंगे। अगर हम इस परेड की इतिहास की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण पल है चीन के लोगों के लिए या फिर चीन के इतिहास के लिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेनाओं पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, 80वीं वर्षगांठ यानी कि 80th इनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जिसमें चीन ने अपने जो जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध के रूप में जाना जाता है। ये जो युद्ध हुआ था 1937 से लेकर 45 तक चला था और लाखों चीनी जो हताहत का कारण बना था, यानी कि यहाँ पर काफ़ी चीनी लोग मारे गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। और जो चीन की राष्ट्रीय कथा में जो भी लचीलापन या संप्रभुता का ये एक आधार स्तंभ है, यानी कि जो भी यहाँ पर राष्ट्रीय जो भी इनका इतिहास है उसमें ये एक दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी तरह परेड से पहले भी ये कुछ ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए गए। 2015 में इसकी 70th यानी कि 17वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। लेकिन ये आज के समय में जो चीन की विकसित सैन्य मुद्रा है उस पर जोर देता है कि चीन जो है अपने जितने भी इसने मतलब कि जो भी अपने सैन्य के मतलब सेना या फिर सुरक्षा के क्षेत्र में जितनी भी तरक्की करी है या फिर जितने भी ड्रोन्स बनाए हैं, जो भी एयर फाइटर जेट वगैरह जो भी डेवलप किए हैं, उन सभी का एक प्रकार से यहाँ पर वो एग्जीबिशन लगने वाला है। यानी कि ये अपने जितने भी सैन्य हैं उनके जो भी सैन्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी तरक्की
तरक्की की है उसको बाकी देशों के सामने रखेंगे। अब अगर हम बात करें कि ये जो देश आपस में मिल रहे हैं तो इसमें जो ये जो है उत्तर कोरिया रूस संबंध है, यानी कि ये कैसे हैं इन तीनों देशों के या फिर दोनों देशों के अगर हम संबंधों की बात करें तो इनके संबंध जो है ये जो काफ़ी मतलब कि संबंध इनके अभी हाल ही में थोड़े सुधरने शुरू हुए हैं। यानी कि अगर हम बात करें रूस और जो उत्तर कोरिया ये पहले से कहीं ज़्यादा करीब है, यानी कि पहले जो इनकी आपस में दोस्ती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। जून 2024 में प्योंगयांग का दौरा किया था पुतिन ने और सालों बाद उनकी जो पहली यात्रा थी और किम जोंग उनके साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। एक संधि हुई थी रूस और उत्तर कोरिया के बीच। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को लाखों अपने जो तोपखाने भेजे थे, 10,000 से ज़्यादा सैनिक भेजे थे, तो ऐसी सहायता उन्होंने दी है। बदले में रूस ने किम को सैटेलाइट और मिसाइल जैसी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इनको ट्रांसफ़र की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2025 में किम ने पुतिन को नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं और रूस की जो भी जीत है उस पर बात की। ये जो दोस्ती थोड़ी हिलाकर रख रही है, यानी कि चीन को थोड़ी इससे जलन भी होती नज़र आ रही है। तो हो सकता है यही कारण है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो चीन के रूस के करीब होता जा रहा है। तो चीन को अब थोड़ी मिर्ची लग रही है। तो चीन क्या चाहता है कि अब मैं एक अपना जो भी परेड करवा के सभी कंट्रीज के साथ कोई ना कोई गठबंधन कर लूँ ताकि आने वाले समय पर जो है वो खुद को सेफ फील कर पाए। इसके अलावा जो ईरान की भागीदारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ईरान ने रूस को ड्रोन और जो मिसाइल प्रदान किए हैं उसमें जो भी बैठक होगी उसमें सैन्य सहयोग पर चर्चा चल सकती है, जो भी सैन्य सहयोग दिया जाएगा चीन के द्वारा या फिर रसिया के द्वारा ईरान को। इसके अलावा आर्थिक शक्ति के रूप में जो चीन है वो मीडियोकर का काम करना चाहता है, यानी कि जो बिल्कुल मध्यस्था होता है, यानी कि या तो युद्ध को शांत करवाने वाला या फिर युद्ध को और ज़्यादा भड़काने वाला। और जो भी संसाधनों के सौदे से ये चीन जो है लाभ उठाना चाहता है, जैसे कि रूसी तेल वहाँ से आयात करता है और उत्तरी कोरियाई को खनिज वगैरह लेता है या फिर देता है। तो आपस में इन देशों के साथ जो भी चीन का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है वो उसको बढ़ाना चाहता है या फिर अपने आप को आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने 2024 में पुतिन से कई बार मुलाकात भी की है और बिना सीमा साझेदारी पर जोर देते हुए उन्होंने बात की है कि हमारी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हमारी जो भी साझेदारी उसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जो शी जिनपिंग है इनके पीछे ये परेड करवाने का ये कारण बहुत बड़ा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम चीन और जो उत्तर कोरियाई इनके संबंधों की बात करें तो ये संबंध अभी हाल ही में थोड़े अच्छे होने शुरू हुए हैं। इससे पहले ये दोनों देश या फिर जितनी भी ये लीडर कंट्रीज रही हैं, यानी कि जो थोड़े पावरफुल कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये खुद को एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं कि हम किसी को मतलब वर्ल्ड पावर क्यों बनने दें। ये चाहते हैं कि हमारे पास ही पूरी पावर है, हम ही पूरे वर्ल्ड का प्रतिनिधि करें। तो इसी प्रकार से इनके बीच ये थोड़ी मोटी अनबन छोटी मोटी चलती रहती है। शी जिनपिंग ने क्या कहा है कि ट्रंप को कहा है कि किम और पुतिन के साथ बैठक की कमान किसके हाथ में है, यानी कि शी जिनपिंग जो है उन्होंने ये जो परेड अभी ऐसे समय में रखी है जहां पर पूरे देश में हलचल मची हुई है, तो पूरा देश जो युद्ध की स्थिति में बना हुआ है। तो उस समय पर जो शी जिनपिंग की ये जो परेड है ये बताती है कि पूरा जो देश है या फिर पूरी मतलब एक कमान जो बैठक की पूरी कमान है वो शी जिनपिंग के हाथ में है। वो चाहे तो इसमें किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ कोरिया जो लीडर है वो अभी इसको अटेंड करेंगे, यानी कि ये जो है मतलब कि इसमें भाग लेंगे। इनके साथ ही व्लादिमीर पुतिन और जो चीन के लीडर शी जिनपिंग है उन्होंने मतलब कि पुष्टि कर दी है कि ये जो लीडर्स रहेंगे वो भाग लेंगे इसमें। इसके अलावा ये जो है शी जिनपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत भी मानी जा सकती है। जो चीनी नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो बीजिंग है उसकी ताकत को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि चीन के नेता जो है खुद को पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक मंच पर खुद को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये न केवल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि वर्ल्ड से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में ही नहीं बल्कि एक कूटनीतिक ताकत के रूप में भी खुद को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हैं, लेकिन साथ ही हमारी जो कूटनीति है वो भी बड़ी है, मतलब वो भी बड़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा
इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि जो व्यापारिक साझेदार के रूप में चीन की जो भूमिका है, उन्होंने इस पर ध्यान दिया है कि जो व्यापारिक साझेदार रहा है ट्रंप के साथ, और ट्रंप के टैरिफ ने आर्थिक संबंधों को फिर एक दूसरे मतलब बिगाड़ दिया है। हालांकि अगर हम टैरिफ की बात करें तो भारत पर जो ट्रंप है उसने 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसमें चीन को छूट दी है, लेकिन चीन फिर भी इतने से सहमत नहीं है। वो चाहता है कि टैरिफ की वजह से उनके संबंध जो है बिगड़ने शुरू हो गए। अब जो यूक्रेन युद्ध में जो समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ समझौता अब राष्ट्रपति को नहीं मिल पाया। डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी अलास्का में मीटिंग हुई है व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो उसी बीच ये देखा गया है कि उनको कोई भी समझौता नहीं हो पाया। उनकी जो बैठक है बिना किसी समझौते के खत्म हुई है। तो इसी बात पर जो मतलब राष्ट्रपति हैं यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब उनका रुख किस तरफ जाता है ये हम देखेंगे। मतलब अब वो ऐसा ये तो साबित हो चुका है कि जो रूस है वो तो ट्रंप की बात नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनके जब अलास्का में मीटिंग हुई थी उनके साथ कोई भी खास बातचीत नहीं हो पाई थी। इसके बाद जो किम की उपस्थिति रहेगी यानी कि उनकी अटेंडेंस में, ये एक बहुत सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट है कि इज़ नो लेस सिग्निफिकेंट, यानी कि एक बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट हो सकती है। इसमें जो ट्रंप है उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं उनके साथ एक बैठक की थी, और उन बैठक में उन्होंने कहा था कि वो किम जोंग उनसे मिलना चाहते हैं। अब देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो धीरे धीरे सभी बड़े जो भी इकोनॉमी लीडर्स हैं उनके साथ मिलने की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि एक बयान में ये भी आ रहा है कि किम जोंग उनसे मिलना चाहते हैं दोबारा से, यानी कि पता नहीं पहले कौन सी ऐसी बात थी जो रह गई थी। अब जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है वो अब किम जोंग से मिलकर बात क्लियर करना चाहते हैं। इसके साथ ही मतलब कि जो भी मतलब तानाशाही के साथ उनकी कूटनीति जो भी आखिरी कोशिश है वो किसी भी सफलता के साथ ख़त्म नहीं हो पाई, यानी कि ख़त्म हो चुकी बात, लेकिन फिर भी कोई इस पर कोई भी सक्सेसफुल उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पाया। दो शिखर सम्मेलनों के बावजूद भी जिन्होंने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया, यानी कि पूरी जो ये जो शिखर सम्मेलन हो चुके थे पहले, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने किया था अलास्का में और उधर साउथ कोरिया के साथ। तो ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि वे फिर से एक बार फिर से कोशिश करना चाहते हैं, यानी कि पहले के उनके जितने भी शिखर सम्मेलन थे वो तो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन अब फिर से वो एक कोशिश करना चाहते हैं। तो इसी बात पर जो चीन है, चाइना हैज़ ट्राई टू स्टे पब्लिकली न्यूट्रल, यानी कि जो चीन है वो इस बात पर न्यूट्रल रहना चाहता है, यानी कि चीन जो है वो पूरी तरह से मतलब कि इसमें एक प्रकार से न्यूट्रल रहता है, यानी कि तटस्थ है। वो कहीं भी किसी एक देश को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। इसके बाद जो मतलब ये जो यूक्रेन का वॉर है उसने कभी भी रूस को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया। हालांकि रूस के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो भी यूएसए और उसके जो भी गठबंधन कंट्रीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि जो चीन है यानी कि बीजिंग जो है वो मॉस्को को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके साथ अगर व्यापार चल रहा है। अब देखिए रूस का जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे यूएसए और बाकी जो उनकी अलाइज कंट्रीज थी। अब दूसरी तरफ चीन और भारत जैसी जो कंट्री है वो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। तो अब वो डायरेक्टली यूएसए एंड जो बाकी अलाइज कंट्रीज है वो भारत और चीन पर ब्लेम करती हैं कि ये जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है इन देशों की वजह से हो रहा है। तो इसी तरह ये जो हम मतलब कि किंग जॉन्ग के बीच में ये आ जाना, ये एक आश्चर्यजनक बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो भी लीडर्स रहेंगे, जो भी इंडोनेशिया, ईरान वगैरह, ये सभी मतलब कि इनमें शामिल होने के साथ साथ जो चीन के संबंध इनके साथ अच्छे हो सकते हैं। अब देखिए इसमें ये सवाल उठता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है क्या ये अकेले रह जाएंगे, क्योंकि अब देखिए यूरोपियन यूनियन जो है वो भी उनके भी लीडर इसमें शामिल रहेंगे, यानी कि उनके जो भी प्रतिनिधि रहेंगे या फिर उनके एक नेता तो इस बैठक में शामिल होंगे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको न्योता नहीं मिल पाया, अब ये शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे अब ये देखा जाएगा। मतलब इसके बाद इस बैठक के बाद क्या जवाब आता है, क्या रिप्लाई आता है। अब देखिए ये न्यूज़ आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रंप है वो ट्रंप टेल्स साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ही वांट्स टू मीट नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन। उन्होंने साउथ के ये जो प्रेसिडेंट है इनसे बात कही थी कि वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं। इसके अलावा जो हैंडशेक इनका पहले हुआ था किम जोंग उन के साथ, एंड होप बट लिटिल प्रोग्रेस, उन्होंने कहा कि होप उम्मीद के साथ है लेकिन कोई बहुत थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रम्प किम समिट, यानी कि ये जो इनकी जो भी समिट हुआ था पहले किम जोंग उनका और जो ट्रंप का, इसमें कोई खास बात सामने नहीं आ पाई, इनका कोई भी समझौता नहीं बन पाया। अब देखिए ऐसे देशों के बीच कैसे समझौता बन पाएगा जो दोनों मतलब जो दोनों देश ही खुद को सुपर पावर मानते हैं।
इसके अलावा अलास्का में जो भी गठबंधन हुआ था, यानी कि जो भी अलास्का में रूस के साथ, मतलब कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी, उसमें भी कोई भी नतीजा सामने नहीं आ पाया था। इसमें भी मतलब कि नो क्वेश्चन नो एग्रीमेंट वाली बात हुई थी। ये इसके बाद बयान आया था ट्रंप का। अब देखिए, चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस के अगर हम त्रिपक्षीय संबंधों की बात करें, ये जो बड़े लीडर्स इसमें शामिल हो रहे हैं, इन तीनों देशों के जो संबंध है वो आपस में कैसे हैं। अब देखिए, इन तीनों देशों को अक्सर बैड बॉयज के रूप में देखा जाता है, चीन, रूस और उत्तर कोरिया को, जो कि पश्चिमी के खिलाफ एकजुट है। यानी कि ये पश्चिमी जो कंट्रीज है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके खिलाफ ये तीनों एकजुट नजर आ रहे हैं आज के समय पर। तो इनको बैड बॉयज कहा जा रहा है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। इनका लक्ष्य एक है, अमेरिका और जो उसके सहयोगी जैसे कि दक्षिण कोरिया या फिर जापान का मुकाबला करना। लेकिन इनके बीच भी आपस में तनाव रहता है। अब देखिए, ये पूरे विश्व के मंच पर तो एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो है मतलब कि इनके बीच आपसी तनाव रहता है। जो रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच जो संधि हुई थी अभी, वो चीन को अलग थलग कर सकती है। यानी कि अब देखिए, रूस अगर उत्तर कोरिया के साथ मिल जाए तो चीन अकेला पड़ सकता है। लेकिन चीन रूस को यूक्रेन में हारने नहीं देना चाहता। अब देखिए, चीन जो है वो रूस का पूरी तरह से सपोर्ट करता है ताकि रूस को उसका समर्थन मिलता रहे, है ना, और जो चीन है उसको रूस का समर्थन मिलता रहे। तो इसी वजह से जो चीन है वो रूस को यूक्रेन युद्ध जो भी है उसमें हारने की बात नहीं रखने देता है कि हम इसको हारने देंगे। तो इसी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीन जो है वो रूस को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन के युद्ध में। इसके अलावा 2025 में तीनों की जो साझा चिंता हुई थी, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका की त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग है। यानी कि ये तीनों देश आपस में मिलकर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका को हराना चाहते हैं, या फिर अमेरिका के साथ जो भी उनके मतलब मनमुटाव चल रहे हैं उनको एक बदले के रूप में ये तीनों देश देखते हैं। इसके अलावा हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन और रूस की। इन दोनों देशों के बीच जो है बिना सीमा के साझेदारी है। यानी कि सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये रिश्ता जो है 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद मजबूत हुआ था। यानी कि 2022 से पहले जो है रूस और जो चीन है उसका रिश्ता इतना अच्छा नहीं था जो इस युद्ध के बाद हुआ है। यानी कि ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस युद्ध का फायदा चीन को हो रहा है। चीन रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया और पुतिन की जो युद्ध मशीनरी है वो पुतिन की युद्ध मशीनरी को पूरी एक टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो भी उनकी जो चीन के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा रही है रूस को। 2024 में इनका जो व्यापार होता है वो आसमान छू जाता है, क्योंकि रूस जो चीन है रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में मदद करता है। यानी कि दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ पैसे की नहीं हो रही है। ये दोनों देश जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे कि शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर इकट्ठा होते हैं जो चीन और रूस हैं। मज़ेदार बात यह है कि 2025 में अभी जो पुतिन और शी जिनपिंग ने कई बार मुलाकात की और पश्चिमी पर इनको दबाने का आरोप भी लगाया है। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पर आता है। कुछ रिपोर्ट्स क्या कहती है कि रूस की जो खुफिया एजेंसी है उसने चीन पर युद्ध योजनाओं की जासूसी का आरोप लगाया है, कि जो रूस की एजेंसी है वो चीन पर युद्ध की जो भी योजना है उस पर जासूसी कर रही है। तो यहाँ पर भरोसे की कमी नज़र आ रही है कि दोनों देशों में दोस्ती तो अच्छी है, लेकिन फिर भी इन दोनों में भरोसा उतना नहीं है जितना मतलब कि दिखाया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा भरोसे योग्य हैं। इसके अलावा जो चीन और किम जोंग है जो है उनकी दोस्ती ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जो चीन और उत्तर कोरिया की बात करें तो इनका जो रिश्ता है 1950 का जो कोरियाई युद्ध था उससे शुरू हुआ था, और चीन आज भी उत्तर कोरिया का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का 80 से 90% जो है पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अब देखिए, किसी की भी अर्थव्यवस्था को 80 से 90% तक किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा तो इट मीन्स कि वो इसके लिए बहुत ही खास मतलब बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। चीन के बिना उत्तर कोरिया की सरकार वो ढह सकती है, लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर ट्विस्ट है कि चीन को किम जोंग उनको जो परमाणु की हरकतें वो पसंद नहीं है। यानी कि चीन जो है वो ये जो नॉर्थ कोरिया उसके जो भी न्यूक्लियर को लेकर जो भी उसके बातें या फिर न्यूक्लियर को लेकर जो भी उसके विचार है वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का समर्थन भी किया था चीन ने एक समय पर, लेकिन फिर भी इन दोनों देशों के बीच आप देख ही सकते हैं लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं। इसके अलावा 2025 में रिश्ते और ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं जब शी जिनपिंग ने एक पत्र में उत्तर कोरिया को मित्रवत पड़ोसी कहा था। यानी कि पड़ोसी कहने से उन्होंने परहेज किया था। जब चीन ने पत्र लिखा तो उसमें पड़ोसी कहने से उन्होंने परहेज कर दिया। आखिर क्यों है? क्योंकि किम जोंग जो है वो किसी और के करीब यानी कि रूस के करीब जा रहे हैं। तो अब देखिए, इसी में जो है पुतिन और जो नॉर्थ कोरिया उसके संबंधों की अगर हम बात करें, ये देखिए, ये जो पुतिन है
और इसके साथ ही ये जो नॉर्थ कोरिया के हैं इनके संबंध कैसे हैं, थोड़े पहले से ये ज़्यादा करीब है। ये जो पुतिन ने दौरा किया था प्योंगयांग का, उसको लेकर बाद में अच्छे इनके संबंध होते गए। इसके अलावा जो नॉर्थ कोरिया वो रूस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, जैसे कि यूक्रेन युद्ध में इसने 10,000 से ज़्यादा जो अपने सैनिक भेजे थे, वहाँ पर तोप बड़े बड़े लाखों के करीब जो तोप खाने की मतलब उन्हें सहायता दी थी। तो इसी तरह ये जो इन दोनों के संबंध है वो अच्छे हो रहे हैं। इधर जो शी जिनपिंग है उनको थोड़ी सी यहाँ पर जलन हो रही है कि अगर उनके संबंध अच्छे हो गए तो चीन अकेला पड़ जाएगा। तो इसी बीच कूद पड़ते हैं जो ईरान। अब देखिए ईरान भी इसी समिट में शामिल होने वाले। ईरान भी अब जो है जो भी मतलब कि अमेरिका है, अमेरिका के खिलाफ है ईरान भी, क्योंकि अमेरिका जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता, और इजराइल ने ईरान पर जो प्रत्यक्ष हमला कर दिया था, बिल्कुल मतलब बिना किसी वार्निंग के एकदम अचानक से जो भी अटैक हुआ था ईरान पर, उसको लेकर जो ईरान है वो अब पश्चिमी देशों के खिलाफ हो चुके हैं। अब देखिए ये जो तनाव है लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए इस पूरी ये जो त्रिपक्षीय संधि हो रही है, या फिर ये जो तिकड़ी हो रही है, यानी कि अब तिकड़ी तो नहीं कह सकते, इसमें ईरान भी शामिल हो चुका है। तो ये सभी जो देश है पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन दरारें इनमें भी आपस में दिख रही हैं। अब देखिए चीन को किम का जो रूस की तरफ झुकाव है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और जो नॉर्थ कोरिया की अनियंत्रित हरकतें हैं वो एशिया में तनाव को बढ़ाती जा रही हैं। इसी बीच अमेरिका और जो उसके सहयोगी हैं इनके खिलाफ प्रतिबंधों को और जो सैन्य अभ्यास है वो बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए एक बात तो साफ है, ये जो गठबंधन हो रहा है ये वैश्विक राजनीति को बदलने वाला है। यूक्रेन से लेकर कोरियाई प्रायद्वीप तक ये पूरे दांव बहुत ऊंचे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? क्या अमेरिका फिर से अब अकेला पड़ने की स्थिति में आ चुका है, या फिर इनके जो भी संबंध है इस परेड के बाद सुधरने वाले, या फिर कहीं ना कहीं इनमें दरारें बढ़ जाएंगी? तो आइए देखेंगे हम मतलब जो भी अपडेट्स आएंगी उसके बाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज की पूरी वीडियो में जो करंट का टॉपिक था। आगे हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।